हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं आशीष मौर्य MKV एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्राथमिक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड यानी कि तृतीय सेक्टर। यानी इसके बारे में हम लोगों ने जाना था कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है और तृतीय क्षेत्र क्या है। और हमने इसके बारे में पढ़ लिया था कायदे से। हमें उम्मीद है कि आपको इस बारे में समझ में आ गया होगा। और ये हमने ये भी बताया था कि ये यहीं तक पीछा नहीं छोड़ेगा। ये आपका BA अगर ज्योग्राफी लेते तो BA में भी आपका पीछे लेकर रहेगा, ठीक है। इसके साथ में हम लोगों ने देखा था कि तीनों क्षेत्रों की तुलना किया था और सकल घरेलू उत्पाद भी देखा था कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है। तो हमने ये देखा था जिन उत्पाद का अंतिम रूप होता है वही हमारा सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जो अंतिम मूल होता है, ठीक है। हम क्वांटिटी को न गिनकर हम मूल को गिनते थे, मूल को काउंट करते थे। जैसे हमने उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको कि अगर गेहूं है हमारे पास, गेहूं है तो गेहूं आपका 10 रुपए में बिकता है, ठीक है, 10 रुपए केजी। लेकिन ये जब हम गेहूं के बाद क्या होगा, आटा बनेगा। आटा के बाद फैक्ट्री जाएगा और फैक्ट्री में इसका मूल क्या कहते हैं, बिस्किट बनाना या अन्य जो भी वस्तु बनाते हैं, उदाहरण के तौर पर हम बिस्किट ले लेंगे, बिस्कुट जो हम लोग कहते हैं, जो बिस्किट होता है, ठीक है। तो ये जो बिस्कुट इसका बना आटा का, तो ये 10 रुपए किलो आटा था। मान लिया हमने 10 किलो आटा ले लिया तो 100 रुपए हो गया। ये यहाँ पर आकर मूल बढ़ता गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, 10 किलो गेहूं मैंने लिया 100 रुपए का, फिर मैंने इसका आटा को क्या पिसवाने का काम किया, ठीक है। तो उसमें जो मूल लगा, लेकिन ये मूल जो लगा मान लिया यहाँ पे पिसवाने में हमने 100 कुंटल पे 50 रुपए को दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया 150 रुपए। अंतिम यहाँ पे लेकर आए तो बिस्किट बनाने के लिए, तो यहाँ पे फैक्ट्री में आटा प्लस चीनी प्लस तेल प्लस जो बिजली, यानी सारी चीजें जुड़ती हैं। तो ये आपका जो मूल्य बनता है आपका मान लिया 200 रुपया। तो ये अंतिम मूल्य हुआ, हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है। जो अंतिम मूल्य हुआ हम इसको, ना कि गेहूं का दाम, ना कि आटे का दाम, ना कि ये सारे जो अंतिम मूल्य होता है हम उसको काउंट करते हैं। ये हमने देखा था, ठीक है। अब आते हैं आज कि क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन क्या हुआ। जो तीनों क्षेत्र थे उसमें परिवर्तन क्या हुआ, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है, क्योंकि ये जो व्यवस्था है हम कहानी के रूप में ज्यादा समझेंगे, क्योंकि लिखने के लिए इसमें कुछ है नहीं, केवल हमको समझने के लिए पॉइंट टू पॉइंट हम लोग समझ लें और उसी कहानी को हम जाके पेपर में जो आएगा हम लिख देंगे, अच्छे नंबर हमको ज्यादा स्वाभाविक है, ठीक है। क्योंकि हम वो चीज को प्रेजेंट टाइम में देख भी रहे हैं, तो वो चीज को हमको समझना है। तो आइए हम अपने पहले चैप्टर का नाम डालते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, तो आपने देखा, तो इसको हम रब करते पहले भारत में ये मार्कर हमारा भी नहीं चल पा रहा है। भारत में कई तरह के क्षेत्र, कई तरह के लोगों को क्षेत्र में नियोजित है। यानी भारत में कई तरह के क्षेत्र में नियोजित है। जैसे कोई प्राथमिक सेक्टर में है तो कोई द्वितीय सेक्टर में, कोई तृतीय सेक्टर में है।
ठीक है, सभी लोग अलग अलग क्षेत्र में हैं। जैसे अगर हम संख्या की बात करें तो कुछ जगह क्या है, सीमित संख्या है और कुछ जगह बहुसंख्यक है। यानी सीमित संख्या और बहुसंख्या, बहुसंख्या। यानी यहां पे श्रमिक जो है, श्रमिक सीमित संख्या में है, यहां पर बहुसंख्यक में है। अब जहां पे सीमित संख्या होगी वहां पे लोगों को रोजगार अच्छे से मिलेगा, वेतन अच्छा मिलेगा और रोजगार का अवसर ज्यादा मिलेगा। उदाहरण के लिए जैसे आप लोगों ने, मैं आप ही लोगों के बीच में, जैसे आपने देखा कि टमाटर का दाम बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वहां पर टमाटर का दाम इसलिए ज्यादा बढ़ा कि टमाटर का जो क्वांटिटी था, यानी जो ये था, कम था। टमाटर हमारे यहाँ, हमारे बाजार में कम है और खाने वाले ज्यादा हैं, खाने वाले ज्यादा। यानी जब खाने वाले ज्यादा हैं तो लेंगे भी ज्यादा लोग, तो अब हमारे यहाँ कम है, तो क्या हुआ, इसके मूल्य की वृद्धि हो गई। ठीक है, क्या हुआ, मूल्य में वृद्धि हो गई। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, जब सीमित संख्या है मजदूरों की तो सीमित रोजगार है, तो सभी लोगों को बराबर अवसर मिल जाता है। लेकिन बहुसंख्यक श्रमिक, जब बहुसंख्यक है, अधिकांश लोग हैं, तो वहां अधिकांश लोगों को रोजगार सही से नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो अब इसमें कौन आएंगे, अब इसमें क्या होगा, रोजगार मिलेगा और वेतन ज्यादा मिलेगा, तथा वेतन ज्यादा। ठीक, सीमित संख्या में श्रमिक तो क्या होगा, रोजगार ज्यादा और वेतन। लेकिन ये बहुसंख्यक है, तो बहुसंख्यक में आप देखते होंगे छोटे दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार और परिवहन कार्यों में, परिवहन कार्यों में इत्यादि जगह क्या लगे होते हैं ना। यानी बहुसंख्या क्या होता है, यानी कि गांव स्तर में देखेंगे बहुत सारी संख्या में मजदूर होंगे, और ये मजदूर या तो गांव में देखते होंगे, छोटे छोटे गांव में छोटी छोटी दुकानों में बैठ जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि काम बहुसंख्या श्रमिक है, काम है नहीं, तो छोटी छोटी परिवहन कार्यों में लगे होते हैं, यानी गैराज में, मोटर गाड़ियों में लगे होते हैं। तो इनके क्या होता है, वेतन कम होता है। यहाँ वेतन ज्यादा मिलता था और यहाँ वेतन कम होता है। अब उदाहरण जैसा भी हमने दिया, जैसे किसी खेत में 10 मजदूर हैं, 10 मजदूर हैं, अब 2 मजदूर का काम है, 2 मजदूर का। आप 9th की वो आप व्यवस्था में पढ़ोगे पालनपुर की कहानी में, तो ये चीजें उसमें दर्शाई गई थी कि वहां पे क्या था, काम कम था, श्रमिक ज्यादा थे। तो क्या होता है कि यहाँ पे 2 लोगों की जरूरत है और यहाँ 10 लोग हैं, तो ये लोग आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी आपस में कंपटीशन करते हैं और कम दूरी पर ये लोग काम करने के लिए विवश होते हैं। ठीक है, और इसी का फायदा जो मालिक होता है, यानी जो काम कराने वाला होता है, वो उठाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब छोटी दुकान श्रमिकों की संख्या ज्यादा है, काम कम है, छोटी दुकानें परिवहन कार्य है, तो इसमें वेतन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, क्लियर, ये केवल आपको समझना है और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो क्या होता है, इनके जीवन में, इनके जीवन निर्वाह करने में मुश्किल होता है। ठीक है, क्या होता है, इनके जो जीवन निर्वाह करने में मुश्किल होती है। ठीक है, इसके साथ में इनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। क्लियर हो गया, यानी क्या था कि मजदूर
मजदूर ज्यादा है, काम कम है, तो इनको कम वेतन पे काम करना पड़ता है और इसके लिए जीवन निर्वाह करने में इनको मुश्किल भी होता है, सामना करना पड़ता है और इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर ये काम कम पे ना करें तो कहाँ क्या करें, परिवार चलाना है, जीवन यापन करना है, तो ये इनके पास मजबूरी होती है। क्लियर हो गया? यानी कई भारत में कई तरह के लोग इस क्षेत्र में नियोजित होते हैं, कुछ होती है जो सीमित संख्या होती है और कुछ होते हैं बहुसंख्यक होते हैं। अब ये होते कौन है, ये हम जान लेते हैं। ये जान लेते हैं बहुत सीमित संख्या में कौन होते हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, ट्रेनिंग लिए होते हैं, ये लोग सीमित संख्या होते हैं और इनके पास रोजगार की उपलब्ध ज्यादा होता है। क्योंकि कहीं फैक्ट्री में जाएंगे, वहां फैक्ट्री में क्या करेगा, अच्छे पदों पे आपको देखेगा, आप प्रशिक्षित हैं, ट्रेनिंग लिए हुए हैं, कितना पढ़े, उस हिसाब से आपको वेतन भी ज्यादा मिलता है, वहां रोजगार भी उपलब्ध होते हैं। बहुसंख्यक में जो मुख्य शिक्षा विहीन होती है, यानी जो कम पढ़े लिखे होते हैं या जिनके पास गांव का स्तर अगर हम देखें तो गांव स्तर ऐसे हैं जहां पर लोगों के परिवार को लगभग 60% बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने नहीं जा पाते हैं, पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन पारिवारिक बोझ के तले नहीं जा पाते हैं। तो वही लोग क्या, परिवार संख्या जाता है, हर चीजें, तो वहां पे काम करने की संख्या बढ़ जाती है। क्लियर? आगे बढ़े, क्लियर हो गया? अब बात आती है कि किस सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में रोजगार मिलता है। ठीक, यानी अब बात आती है कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार मिलती है। कहते हैं कि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश रहा है और प्राथमिक सेक्टर में शुरुआत से काम किया है, तो हम 40 वर्षों के अगर महत्व को देखें, अगर हम 40 वर्षों के महत्व को बदल के 40 वर्षों के बदलते महत्व पर नजर डालें तो हमको मिलेगा कि एक ही मिनट, अगर हम 1973-74 की बात करें तो हमारे प्राथमिक सेक्टर ज्यादा था। ठीक, ये प्राइमरी सेक्टर, और इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर था और इसके बाद हमारा थर्ड था। ठीक, लेकिन अगर आज की वैल्यू देखें, यानी 2000 की देखें तो 2013-14 में क्या हुआ, उस समय तो ये हमारा था, लेकिन आज के समय में प्राथमिक सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में थोड़ा वहीं पर रुक गया और थर्ड सेक्टर में बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, यानी इसमें कम हो गया, इसमें कम हो गया और ये जो थर्ड था इसमें बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, तो 40 वर्षों में हमने क्या देखा कि पहले उत्पादन का काम प्राथमिक सेक्टर ज्यादा करता था, सेकेंडरी था, फिर थर्ड था, लेकिन आज जो 2013-14 की अगर रेशो देखें तो उत्पादन शक्ति में अब हमारा जो थर्ड सेक्टर है यानी तृतीय सेक्टर जो है वो ज्यादा काम कर रहा है, यानी ज्यादा उत्पादन हो रहा है, और बाकी जो प्राथमिक सेक्टर और द्वितीय, लेकिन अभी हम अगर नकार नहीं सकते प्राथमिक सेक्टर को, आज भी बहुत से लोग प्राथमिक सेक्टर में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। 40 वर्षों के बदलते महत्व को देखा जाए तो ये हमारी आज के रेशियो में निकलता है, जो आपकी बुक में मानचित्र के माध्यम से दर्शाया गया है, आप उसको वहां पर विगत देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखा कि परिवर्तन हुआ, यानी पहले प्राथमिक से था और सेकेंडरी और थर्ड ईयर में परिवर्तन हो गया। अब रोजगार का ऐसा क्षेत्र, रोजगार का ऐसा ही क्षेत्र
स्थानांतरण क्यों नहीं? हम लोगों ने देखा कि अभी प्राथमिक सेक्टर यानी ये ज्यादा थोड़ा था, ये ज्यादा था प्राथमिक और सेवा में कम था। लेकिन जब आज 13-14 की बात करें अगर हम, तो प्राथमिक कम हो गया, सेकेंडरी कम हो गया और थर्ड हमारा ज्यादा हो गया। लेकिन उत्पादन में ज्यादा हुआ, लेकिन हमारे रोजगार में क्यों ज्यादा नहीं हुआ? अगर हम देखें रोजगार का ऐसा ही क्षेत्र का स्थानांतरण क्यों नहीं है, यानी सेवा में तो लोग बढ़ गए, उत्पादन क्षेत्र में तो बढ़ गए, लेकिन रोजगार क्षेत्र में क्यों नहीं बढ़ा? तो इसके लिए क्या है कि औद्योगिक क्षेत्र है, यानी क्या है, औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र, तो इसमें क्या हुआ, उत्पादन में वृद्धि 3 गुना, ठीक है, से अधिक, यानी औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि कितना हुआ, 3 गुना से अधिक, और रोजगार में वृद्धि 3 गुना से कम। अभी हमारे यहाँ रोजगार तो नहीं बढ़ा, अभी ये देख सकते हैं। अभी जैसे हमने देखा तो उत्पादन में तो 3 गुना वृद्धि हो रही है, 3 गुना वृद्धि हो रही है किसमें, उत्पादन में, यानी जो उत्पादन हो रहा है, लेकिन रोजगार में क्योंकि मशीनरी है उसमें नहीं बढ़ोतरी, क्योंकि जब फैक्ट्री बढ़ेगी तभी हमारा रोजगार बढ़ेगा, तो उसमें नहीं, उसी फैक्ट्री से हम वृद्धि तो कर ले रहे हैं उत्पादन में, लेकिन रोजगार में उत्पादन नहीं हो पा रहा है। वही अगर सेवाओं की बात करें, सेवाओं की बात करें तो उत्पादन में वृद्धि 14 गुना, ठीक है, और रोजगार में वृद्धि केवल 5 गुना, यानी आप यहां भी देख सकते हैं, यानी सेवाओं में भी वृद्धि हो रही है, कितना हो रहा है, 14, लेकिन रोजगार में वृद्धि नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर आज देखा जाए तो ये क्या नहीं बढ़ पा रहा है। अब देश में कुल सर्वे की अगर बात करें कि कहां पे ज्यादा तो लगे हैं, तो ये इतना समझ में आ गया, क्योंकि ये मेन चीजें वहां से विद्युत, तो देश में कुल सर्वे, ठीक, सर्वे करके वो वेट कर रहे हैं। तो प्राथमिक सेक्टर, प्राथमिक और द्वितीय, ये अकेले 50% है, और ये दोनों मिला के 50% है। तो इसमें क्या है, जो ये प्राथमिक सेक्टर में 50% से लोग हैं, और ये दोनों मिलाकर 50% है, यानी ये दोनों मिलाकर यहां पर योगदान अधिक है, योगदान अधिक है किसमें, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन यहां क्या है, सकल घरेलू उत्पाद में इनका छठा स्थान है, इनका छठा स्थान, ठीक, यानी 50% अकेले तो है, लेकिन इनका स्थान कितना है, छठा है। और रीजन क्या है, रीजन क्या है, जैसे आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, एक परिवार में
5 सदस्य है। कोई खेती है आपके पास, मान लिया 2 बीघे खेती है, ठीक। इस खेती में काम करने के लिए केवल 2 श्रमिकों की या 3 श्रमिक की जरूरत है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, काम ना होने के कारण हम ये 5 लोग इसी खेती में लगे रहते हैं, ठीक है। तो काम तो में वृद्धि होता है, लेकिन रोजगार की वृद्धि नहीं हो पा रहा है। अगर इसी में से 2 व्यक्ति कहीं अलग चला जाए, वो काम करने लगे, तो वहां पर रोजगार की वृद्धि हो जाएगी और उत्पादन भी वृद्धि हो, ठीक है। तो ये इसके लिए ये मतलब इसमें 50% अकेले तो, लेकिन इसमें इसका स्थान जो है छठा का है। और वहीं अगर हम द्वितीय तृतीय सेक्टर की बात करें तो इनका उत्पादन प्रभावित नहीं होता है, इनका उत्पादन प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। यानी ये कम लोग हैं, लेकिन उत्पादन में इनके कोई प्रभाव ना हो, उत्पादन बराबर करते हैं, ठीक है। और कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी रहती है, ठीक। यानी कि क्या होता है, कृषि क्षेत्र में प्राथमिक जो होते हैं श्रमिकों की संख्या अल्प बेरोजगारी होती है। अल्प मतलब वही मैंने बताया कि इनको काम नहीं मिल पाता, मजबूरी की है, उसी खेत में काम करने के लोगों की आवश्यकता है, 2 लोगों की, लेकिन 3-4 लोग जो घर में सदस्य होते हैं सभी लोग कंटिन्यू उसी में लगे रहते हैं, जिससे क्या होता है, काम में तो होता है लेकिन रोजगार में उत्पादन नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो ये अब जब ये देखा हमने कि रोजगार में वृद्धि नहीं हो रहा है, उत्पादन, तो इसका रोजगार का सृजन कैसे करें, बात आ जाती है कि रोजगार का सृजन कैसे करें। तो पहले हम इसको रब करते हैं कि रोजगार का सृजन कैसे करें, इस पर फोकस डालते हैं थोड़ा सा। तो हेडिंग क्या डालेंगे, अतिरिक्त रोजगार सृजन कैसे करें। अब सृजन मतलब बढ़ाएं कैसे, ठीक है। तो हम आज के समय देखते होंगे कि हमारे यहाँ अल्प बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है, अल्प बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है, ठीक। हम क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ अल्प बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है, चाहे शहरों में हो चाहे ग्रामीण में हो, ठीक है, सभी जगह है। दूसरा क्या, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, ठीक। अब बात आती है लोगों को रोजगार में लोगों की रोजगार में वृद्धि कैसे करें, ठीक है। हमने क्या देखा कैसे करना, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अल्प बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास आज भी रोजगार है नहीं, तो लोगों को रोजगार में वृद्धि कैसे करें। और हकीकत है, हम आप देखते भी हैं कि बेरोजगारी की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो हमको काम क्या करना है, सबसे बढ़िया चीज मैं आपको बता दूं, जो समस्या है वही समाधान है, जो समाधान है वही हमारी समस्या है। ये इतना आप ध्यान रखिए, अगर आपको समस्या याद है तो समाधान भी आपको हो जाएगा। और समाधान जैसे हम यही पे लेंगे, अगर अल्प बेरोजगारी की समस्या को दूर कर दिया, जो समस्या बनी है इसको दूर कर दिया जाए, लोगों को रोजगार के लिए नई नई फैक्ट्रियां डाल दी जाए, नए नए कारखाने
रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी ना। तो जो समस्या है उसी को हम आगे लेंगे। तो आगे आए, दूर करने का तरीका क्या है? दूर करने का तरीका, हम अगर प्राथमिक सेक्टर की बात करें तो उसमें क्या है कि अगर 2 हेक्टेयर जमीन है और 2 हेक्टेयर के अगर हम उदाहरण लेते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए? 2 एकड़ भूमि का उदाहरण, ठीक। तो क्या करना चाहिए? भूमि की सिंचाई के लिए सिंचाई के लिए कुएं का निर्माण, ठीक है। और जब के लिए क्या करना चाहिए? निर्माण के लिए सरकार को के लिए भूमि की सिंचाई के लिए कुएं का निर्माण के लिए सरकार कुछ ऋण उपलब्ध कराए, ऋण उपलब्ध कराए। क्योंकि हमने शुरू में देखा था कि जो हमारी सिंचित भूमि थी हम उसी पे करती है, हम लोग मानसूनी वर्षा पे निर्भर रहते थे। तो या तो कुआं या तो नलकूप के निर्माण के लिए क्या करे? सरकार कुछ ऋण उपलब्ध कराए, ठीक है। अगर ऋण उपलब्ध हो जाता है, हमारी सिंचाई का साधन बढ़ेगा तो हमारे उत्पादन बढ़ेगा तो उसमें काम बढ़ेगा। भाई जितना अधिक फसल को लाना ले जाना, वाहन परिवहन सारी चीज की जरूरत पड़ेगी, तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या करें? बैंक ऋण देने, बैंक ऋण, ठीक है, प्रदान कर सकती है और नए बांध का निर्माण, यानी बांध बनाकर पानी को इकट्ठा करके सिंचाई के काम में प्रयोग के लिए सरकार मदद कर सकती है और नहर की सुविधा करके। दूसरा अच्छे परिवहन, यहाँ परिवहन की मदद, साथ में पानी, बीज, उर्वरक, ये सब क्या है? कृषि उपकरण, यानी अगर सरकार मदद करती है कुएं नलकूप बनाने के लिए, बैंक से ऋण दिलाने के लिए, नए बांध बना के नए, तो इसमें क्या है? रोजगार के सृजन हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नए बांध बनाया जाएगा, रोजगार मिलेगा, नहर क्या बनाया जाएगा, रोजगार मिलेगा। जैसे परिवहन है, पानी है, बीज है, उर्वरक है, कृषि उपकरण इत्यादि तैयार करने में क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा, ठीक है। बैंक से ऋण, तो बैंक जब खुलेंगे जगह जगह, तो बैंक भाई सुविधाओं देने के लिए जगह जगह बैंक खोलना पड़ेगा। जब बैंक खुलेंगे तो उसमें रोजगार का सृजन भी होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको रख कर पहले अगर हमने क्या देखा था 9th में जब पालमपुर की कहानी पढ़ रहे थे तो उसमें सविता जो थी वो तेजपाल से अपने खेती के लिए कर्ज लेने जाती है, तो क्या करती है? तेजपाल कौन होता है? साहूकार होता है, पालमपुर का साहूकार, और जो सविता होती है वो किसान होती है। लेकिन इसके पास उस समय के लिए बोने के लिए पैसा ना, मतलब खेती करने के लिए पैसा नहीं था, तो इनके पास जाती है और कहती है, तब ये 24% पर आपको क्या करते हैं? ब्याज देते हैं और ये शर्त रखते हैं कि हमारे यहाँ जब समय आएगा तो आप कम मजदूरी पे हमारे यहाँ खेत की फसल का निराई गुड़ाई करवाएंगे, ठीक है। तो ये इनको जरूरत होती है तो ये तैयार हो जाती है। तो ऐसा अगर बैंक अगर ऋण देती है तो साहू जो ये किसान है इनको सहूलियत मिल जाती है। अगर हम साहूकार से लेकर आते हैं तो महंगे ब्याज पे लेकर आते हैं और बैंक से जब लेते हैं तो कम पे, तो किसान वहां पर अपने रोजगार में और अपने उत्पादन में वृद्धि कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे और आगे आते हैं। अब
सुविधाएं, जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन को समय पर उचित मूल्य में खरीदना, ठीक है। क्या हो जाएगी, यानी सरकार क्या करती है, अभी आपने देखा भी कि गेहूं कटाई होती है, धान की कटाई होती है, तो सरकार क्या करती है, समय समय पर उनके समर्थन मूल्य में जो उत्पादन होता है उसको उचित मूल्य में खरीदती है। इससे इनको सुविधा मिल जाती है किसान को, और अगले फसल की तैयारी करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर अगला, भूमि पर खेती करने में सक्षम होगी और कृषि में सुधार होगा, ठीक है। जैसे अगर सरकार थोड़ा मदद किया, कोई ना तालाब आदि बनाकर, तो कृषि पानी, बीज, उर्वरक से सुविधा दे दिया, तो क्या हुआ, उत्पादन वृद्धि हुआ, और उत्पादन को उचित मूल्य में खरीद लिया, तो उसमें क्या होगा, खेती करने में सक्षम हो जाएंगे किसान लोग, और उनके कृषि कार्य करने के तरीका में सुधार हो जाएगा। ठीक है, साथ में मिल लगाए, मिल लगाने से क्या होगा, रोजगार में वृद्धि होगी। जब मिल लगेगी जगह जगह, तो उस मिल में काम करने के लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, तो लोगों की जब आवश्यकता पड़ेगी, तो ये श्रमिकों की संख्या यहाँ जाएगी, तो इससे उनका क्या होगा, रोजगार मिल जाएगा। ठीक है, शीत भंडारण यानी कोल्ड स्टोर, और शीत भंडारण यानी कोल्ड स्टोर। जब जगह जगह शीत भंडारण होगा, यानी कि आप देखते होंगे कोल्ड स्टोर हर जगह होते हैं, तो क्या होता है, समय पे हम जो आलू है, टमाटर है, फल है, यानी विभिन्न प्रकार की चीजें क्या करते हैं, ये शीत भंडारण में हम स्टोर कर देते हैं, और जब इनका सीजन यानी समय खत्म होता है, तो वहां से हम निकालकर लोगों तक इसको पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब कोल्ड स्टोर में रखने के लिए, निकालने के लिए, उसको रख रखाव के लिए रोजगार क्या करेंगे, लोगों को आवश्यकता पड़ेगी, तो वहां रोजगार का सृजन होगा। ठीक है, मिल लगाएंगे, वहां रोजगार का सृजन होगा। तीसरा, हम आप देखते हैं कि भारत में 60% जनसंख्या 5 से 29 वर्ष की है, 5 वर्ष से 29 वर्ष की। ठीक है, लेकिन इतने में से सिर्फ आधे ही स्कूल जा पाते हैं, आधे ही स्कूल जा पाते हैं। यानी कि कितना है, 60% जनसंख्या 5 से 29 वर्ष की है, और इससे में से यानी 60% से भी आधे कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, स्कूल की और वृद्धि करनी चाहिए। जब स्कूल बनेगा तो स्कूल में अध्यापक की जरूरत पड़ेगी, वहां पे अन्य लोगों की जरूरत पड़ेगी, वहां पे भी रोजगार का सृजन होगा, भवन बनेगा, वहां लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहां रोजगार में क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्कूल ज्यादा बनाने चाहिए। ठीक, जब स्कूल ज्यादा बनेंगे तो क्या होगा, रोजगार में सृजन होगा। आगे बढ़े, ठीक है, अब आगे बढ़े। तो सकते हैं सुविधाएं, अगर ये सारी चीजें होती हैं सरकार द्वारा, तो क्या होगा, रोजगार में सृजन होगा,
योजना आयोग जो अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। पहले जान लें कि नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो नीति आयोग है, तो नीति आयोग द्वारा 20 लाख रोजगार का सृजन कर सकते हैं, ठीक है। नीति आयोग द्वारा कहती है कि अगर देखा जाए तो 20 लाख रोजगार का सृजन हो सकता है, ठीक है। और स्वास्थ्य के बढ़ावा दिया जाए, क्या चीज? स्वास्थ्य। जब हॉस्पिटल जगह जगह खुलेंगे तो उसमें कर्मचारी बढ़ेंगे, डॉक्टर बढ़ेंगे, सफाई वाले बढ़ेंगे, भवन निर्माण के लिए लेबर मजदूर बढ़ेंगे, तो यहाँ भी रोजगार की उपलब्धता होगी, ठीक है। और साथ में प्रत्येक राज्य के वहां निवासियों के आय बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? पर्यटन उद्योग, यानी कि अब हर राज्य देखते हो कुछ ना कुछ क्षेत्र पर्यटन वाले होते हैं, उनमें क्या करना चाहिए? उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो पर्यटन उद्योग, ठीक, में वृद्धि और क्षेत्रीय शिल्प, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो ये क्या करना चाहिए? यानी जो प्रत्येक राज्य के वहां के निवासियों पे आय बढ़ाने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए, क्षेत्रीय शिल्प को बढ़ावा देना चाहिए और सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे लोगों के, जैसे हम उदाहरण बात करें लखनऊ, तो लखनऊ क्या है? एक राजधानी है। राजधानी में आपका इमामबाड़ा है, चिड़ियाघर है, इको गार्डन पार्क है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या है, चिड़ियाघर को देखने के लिए रोज पर्यटन वहां पे जाते हैं, उससे वहां पे लोगों को रोजगार का, वहां लोगों की आय में वृद्धि होती है। कोई चना बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है वहीं के पर, तो वहां पे क्या हो रहा है? रोजगार मिल रहा है। वहीं पे अगर बात करें तो जो क्षेत्रीय शिल्प है, तो बहुत सारे लोग अपने हाथ से बने हुए बहुत अच्छी प्रदर्शन वहां पर दिखाते हैं, किसी को अच्छा लगा ले लिया तो उसको भी बढ़ावा मिलता है, ठीक है। अगर आप नैनीताल जाओगे, कहीं जाओगे, तो वहाँ कहीं बताएंगे केले की साड़ी है, केले के पत्ते की साड़ी है, कहीं किसी चीज की वस्तु बता देंगे। आगरा में आप चले जाओगे, वहां भी एक मार्केट है, वहां अलग अलग तरीके से बताएंगे कि इसकी, तो क्या क्षेत्रीय शिल्प है, अगर उसको बढ़ावा मिलता है तो वहां रोजगार का सृजन होता है, ठीक है। साथ में ये सारी चीजें सुधार हो जाती हैं, और ये सब हो जाता है तो सुधार होने पर सुधार होने पर 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है। 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है, ठीक है। 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिल सकता है, अतिरिक्त, क्योंकि अतिरिक्त की बात, अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान हो सकते हैं, ठीक है। यानी अगर ये सब जो रोजगार है, लेकिन अगर अतिरिक्त सुधार कर लिया जाए, जो
सुधार की बात हुई, सुधार की बात हुई अगर कर लिया जाए तो 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार की संभावना मिल सकता है। और सरकार ने इसीलिए क्या किया, इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया। ठीक, यानी कि केंद्र सरकार ने 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया। वो कानून क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जिसको हम आज मनरेगा, पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था, आज मनरेगा के नाम से जाना जाता है। और इसका क्या उद्देश्य था कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो श्रमिक हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास थोड़ी जमीन है और उसके जो मतलब है, तो उनको 100 दिन काम मुहैया कराना इनका उद्देश्य था। अगर 100 दिन का काम नहीं देते हैं, 100 दिन का कार्य नहीं दे पाते हैं, तो उसके बदले बेरोजगारी भत्ता देंगे। ठीक, यानी कि आप गांव में देखते होंगे नरेगा नाम से चलता है, जो प्रधान लोग काम कराते रहते हैं। तो उसमें क्या है, 100 दिन का काम मजदूरों को मुहैया कराया जाता है, जो उनके न्यूनतम मजदूरी निर्धारित होती है। अगर 100 दिन का काम नहीं दे पाते हैं तो बेरोजगार, उसके बदले क्या देंगे? बेरोजगारी भत्ता मजदूरों को मिलती है। तो ये था हमारा अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे करें और रोजगार के बारे में था पूरा। तो ये कहानी के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास किया हूँ और हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इससे हम लोग परिचित हैं, अपने यहाँ देखते भी हैं, हम लोग गांव से जुड़े भी हैं, और जो गांव से नहीं जुड़े, शहर से जुड़े हैं, वो भी शहरों में देखते होंगे कि लोगों के पास काम नहीं होता, लोग इधर उधर फैक्ट्रियों में काम करते हैं या कहीं ना कहीं काम करते हैं, तो उनके पास ये समस्या बनी होती है और उनका जो जीवन शैली है, उनका गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये कहानी के माध्यम से हम लोग देख रहे थे, उसमें थोड़े पॉइंट हमने लिखा भी है। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे नई नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट ना करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आगे इसी के पार्ट में अब फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।